अस्सलाम वालेकुम। आज से हम फार्माकोलॉजी का स्टार्ट लेंगे। उस सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे एंटीबायोटिक से, उसके बाद सिस्टमेटिक वाइज एक-एक जो मेडिसिन है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जितनी भी मेडिसिन है उसकी जितनी डोज होती है और आखिर में हम हर एक ड्रग की जो कैलकुलेशन है वो करेंगे। हर मेडिसिन की थेरेप्यूटिक जो हमारे पास यूज़ है, मोड ऑफ एक्शन है, फार्माकोकाइनेटिक्स है, इंडिकेशंस है, एडवर्स इफेक्ट्स, उस कैटेगरी में कौन कौन से मेडिसिन है और कंट्राइंडिकेशन विद नर्सिंग कंसिडरेशन। मतलब ये है कि वो मेडिसिन जब आप लगाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का बीइंग अ नर्स ख्याल रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आज से स्टार्ट लेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन टू एंटीबायोटिक, जो हमारे पास बेसिकली एंटीबायोटिक है, इंट्रोडक्शन उसकी पढ़ेंगे। फिर हम एक एक जो हमारे पास ग्रुप है इंशाल्लाह वो हम सारे डिस्कस करेंगे। हो सक आप लोग डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस होंगे हर लेक्चर की, आप लोगों ने वो देख के कमेंट्स में उसकी जवाब देनी है। इससे हमें कम से कम पता चलेगा कि आप लोगों को लेक्चर आसानी से समझ आई है या नहीं। हर लेक्चर को आपने आखिर तक देखना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। हम अपनी ब्रॉड टॉपिक से हम बेसिकली अपने इस सारी जो मैकेनिज्म है वो आपको समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको टॉपिक जो है वो समझ में आएगा। सबसे पहले हमारे पास है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो चीज़ें या वो लिविंग थिंग जो हमारे पास हमें जो हमारी आंखें है उस पर नज़र नहीं आती, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी पड़ती है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो नेक्ड आई पे नज़र ना आए वो हमारे पास है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक हो। उसमें जिस तरह हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा है हमारे स्किन के ऊपर होती है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम जो है उसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा है। तो बेसिकली हमारे पास वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी को हार्मफुल कंडीशन में लेके जा सके, हमें डिजीजेस ट्रांसफ़र कर सके, उसे हम कहते हैं बायोटिक्स। तो आपको कम से कम बायोटिक्स का लफ्ज़ जो है वो समझना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी को हार्मफुल कंडीशन की तरफ या साइन एंड सिम्टम या डिजीज़ की तरफ लेके जाती है उसे हम कहते हैं बायोटिक्स। अब हमारे पास बायोटिक्स क्या हो सकती है? वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वो फंगस हो सकता है, वो पैरासाइट्स हो सकती है। अब हमारे पास क्या है, हर कैटेगरी अलग है, हर एक की हमारे पास क्वालिटीज़ क्या है, अलग है। अब हमारे पास वो मेडिकेशन जो वायरस के खिलाफ इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं एंटीवायरल मेडिसिन। वो मेडिसिन जो हमारे पास बैक्टीरिया के खिलाफ यूज़ होती है उसे हम कहते हैं एंटीबैक्टीरियल। वो मेडिकेशन जो हमारे पास फंगस के खिलाफ यूज़ होती है उसे हम कहते हैं एंटीफंगल। वो मेडिकेशन जो हमारे पास पैरासाइट्स के खिलाफ इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं एंटी पैरासिटिक ड्रग्स। अब हम अपनी मखसूस टॉपिक की तरफ आते हैं जो हमारे पास है एंटीबैक्टीरियल, यानी एंटीबायोटिक में कैटेगरी एंटीबैक्टीरियल। बेसिकली हमारे पास एंटीबायोटिक्स क्या है, एक केमिकल है जो हम स्पेसिफिक बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, इसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक। वो आपके पास जो फॉर्म्स में आपके पास आती है, या तो सिरप फॉर्म में होगी आपके पास, ठीक है, या आपके पास टेबलेट फॉर्म्स में होगी, ठीक है, आपके पास इंजेक्टेबल जिस तरह इन्फ्यूजन या आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक बेसिकली हमारे पास क्या है, केमिकल्स हैं जो हम किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप एंटीबायोटिक्स की क्वालिटीज़ देखो तो एंटीबायोटिक्स या हमारे पास जो भी एंटीबायोटिक देती है उसमें कम से कम दो क्वालिटीज़ में एक क्वालिटी उसमें होगी, या बैक्टीरियोस्टैटिक होगा या बैक्टीरियोसाइडल होगा। मतलब ये है, बैक्टीरियोस्टैटिक क्या है, हमारे पास जो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है, हम कहते हैं कि जब भी हमारे बॉडी में बैक्टीरिया एंटर होती है वो क्या करती है, वो मल्टीप्लिकेशन करती है। तो मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप करने के लिए जो मेडिसिन होती है वो बैक्टीरियोस्टैटिक्स होते हैं।
या बैक्टीरिया को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए जो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या बैक्टीरोसाइडल, यानी जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को बैक्टीरिया का बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसी जर्म हमारे बॉडी में जाती है उसका मैकेनिज्म समझना होगा कि बेसिकली हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर होता है वो तो या हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक यानी नाक के ज़रिए सांस जब हम लेते हैं, मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं उसमें चली जाती है रिस्पायरेटरी ट्रैक के ज़रिए, या जिस तरह हम हाथ मुंह नहीं धोते या गंदी चीज़ें यूज़ करके उसके बाद खाना खाते हैं तो वो जीआई ट्रैक में चले जाते हैं, या हमारे जो स्किन हुआ सुपरफिशियल स्किन है उसके ज़रिए कोई भी प्रोडक्ट लग जाती है, फिर जब हम उसको टच करते हैं माउथ या उसके ज़रिए तो हमारे पास स्किन के ज़रिए जो है ये बॉडी के अंदर जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास रही हमारी बॉडी, ठीक है। अब जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही एंटर होना शुरू हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बैक्टीरिया है हमारे पास। अब जैसे ये एंटर हो जाते हैं बॉडी में तो हमारे बॉडी की अपनी क्या है डिफेंस मैकेनिज्म है, ये जिसे हम एंटीजन कहते हैं। ये हमारे पास एंटीजन हमारी एंटीबॉडीज़ जो है ये बेसिकली हमारे पास क्या है एंटीजन है बॉडी के लिए, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरल हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकती है। जब ये बॉडी में एंटर हो जाती है तो यहाँ पे हमारी जो एंटीबॉडीज़ है वो एक्टिवेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे दोनों की बेसिकली क्या हो जाती है, कोलिजन स्टार्ट हो जाती है, जंग। जिस तरह हमारे पास अब सिक्योरिटी गार्ड एक दीवार पे खड़ा हुआ, एक दरवाजे पे खड़ा हुआ, जब कोई ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा वो उसको रोकने की कोशिश करेगा। अब दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि इसमें मजबूत कौन सा है। अब अगर एंटीजन्स बेसिकली मजबूत हो गई, ये बॉडी में एंटर हो गई, तो इन दोनों के कोलिजन में क्या हो जाती है। अब जब भी देखते हो कि कहीं पे आप लोग झगड़ा करते हैं, शोर शराबा शुरू हो जाती है, इन लोगों को दूर से पता चल जाती है कि यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा है, तेज़ तेज़ आवाज़ है, शोर शराबा, गालियाँ जो है आना शुरू हो जाती है। वैसे ही जब एंटीजन्स बॉडी में एंटर होना शुरू हो जाती है तो एंटीबॉडीज़ और एंटीजन की कोलिजन में हमारे पास जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे पास फीवर हो गई, ठीक है, वहाँ पे रेडनेस, या बॉडी में हमारे पास जो चिल्स है वो कपकपाहट शुरू हो जाती है, बॉडी एक शुरू हो जाती है। ख़ासकर जो हमारे पास साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है वो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गई, वो स्टार्ट हो गई। तो इस वजह से हमें पता चलता है कि हमारी जिस तरह लोगों को जो है क्या हो जाती है, बुखार लगना शुरू। अब ये बुखार बेसिकली कोई हमारे लिए क्या है, ये एक डिजीज़ खुद नहीं है, ये बेसिकली ये एक साइन है जो आपको क्या बताती है कि आप पेशेंट के बॉडी में कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो चुके हैं जिसकी वजह से इसको बुखार आया है। फिर उसके लिए हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भाई गला ख़राब है, आपकी जो है जो लंबर रीजन्स हैं उसमें दर्द है, सीना ख़राब है, बाकी हम एग्जामिनेशन करते हैं, लेब्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि बेसिकली क्या ये कौन से एरिया में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ है। जब भी हमारी ये जिस तरह बॉडी है, ठीक है, अब ये बॉडी में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गई तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस तरह हमारे पास सेल डिवीज़न होती है बिल्कुल क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देती है। हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दें तो इनकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपकी जो एंटीबॉडीज़ थी उनकी क्वांटिटी क्या है, कम है। इसी वजह से आप फिर क्या देते हो, आप कहते हो कि भाई मैंने एंटीबायोटिक्स दे दी और जो इशू था पेशेंट का वो क्या हुआ, वो ख़त्म होगा। वो क्यों ख़त्म हो गया, क्योंकि आपने इन 4 लोगों के साथ 4-5 और एंटर कर दिए, यानी ओरल या इंजेक्टेबल आपने एंटीबायोटिक दी, तो इनकी तादाद जो है क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। जब भी आएंगे इनको क्या कहेंगे, इनको डिसमिस कर देंगे, या इनकी ग्रोथ स्टॉप कर देंगे, या इनको बिल्कुल किल कर देंगे। जिस तरह हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरोसाइडल है। तो ये बेसिकली हमारे पास होती है मैकेनिज्म कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बॉडी में एंटर होती है हमारी बॉडी इसको रिएक्शन किस तरह करती है। अब ये हमारे पास बेसिक जो हम क्लासिफिकेशन है एंटीबायोटिक्स की वो है। जिस तरह आप इसको आसानी से तब याद कर सकते हैं जब आपके पास ये सारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो, कि सबसे पहले हमारे पास है, यानी इसको हम डिवाइड करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे। सबसे पहले हमारे पास है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, मतलब यह है कि हमारे पास जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की, वो मेडिसिन जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को मतलब है डिवीज़न के वक्त बनने नहीं देगा या उसकी डिस्ट्रॉय करेगा, जिसमें हमारे पास इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं PCGC,
यानी पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, हमारे पास ग्लाइकोपेप्टाइड्स है और हमारे पास सी कार्बापेनम्स है। ये जो हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, जिस तरह सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर और हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, ये हमारे पास एंटीबायोटिक्स के दो मेजर ग्रुप्स हैं जिनमें ज़्यादातर हमारे पास ग्रुप्स मौजूद हैं। सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस इनहिबिटर, इनकी मेडिकेशन जो है वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, या हमारे पास जो फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर है सल्फोनामाइड्स, वो भी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। तो हमारे पास ये ज़्यादातर जो तीन मेन एरियाज़ हैं, सेल वॉल, प्रोटीन कोट और जो डीएनए है उसका न्यूक्लिक एसिड है, इन तीनों को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेडिसिन जो यूज़ होती है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर को जो हमारे पास क्या है पीसीजीसी, यानी पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, ग्लाइकोपेप्टाइड्स और कार्बापेनम्स, इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हमारे पास जो है वो आप इस तरह याद कर सकते हो TALM, जिस तरह तालीम हो गई हमारे पास, टालम हो गई, यानी TALM। टी से हमारे पास टेट्रासाइक्लिन्स है, हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है, एल से जो हमारे पास लिंकोसेमाइड्स है और एम से हमारे पास है मैक्रोलाइड्स। इसके बाद हमारे पास थर्ड ग्रुप है डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर, मतलब यह है कि बैक्टीरिया के जो डीएनए है हमारे पास जो सेल डिवीज़न का ऑर्डर देता है डीएनए, उसके ऊपर अटैक करने वाले मेडिसिन हमारे पास क्या है डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर है, जिसमें हमारे पास क्विनोलिन्स या फ्लोरोक्विनोलिन्स के नाम से इनको पहचानते हैं, ये कैटेगरी है हमारे पास। और फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर है, वो सल्फोनामाइड्स है, वो इतनी कॉमन यूज़ उसकी हमारे पास नहीं होती। तो हम ज़्यादातर फोकस हमारे पास डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर और हमारे पास जो है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, इन तीन की कैटेगरीज है हमारे पास। एक एक कैटेगरी को हम अलग-अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल से, ताकि उसके मेडिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके डोसेज है वो आप कम से कम समझ सकें। तो जहन में क्वेश्चन आता है कि एंटीबायोटिक हम यूज़ क्यों करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि जब ये अगर इसको हम ले लें कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे पास है बैक्टीरिया। तरह हम अपनी बॉडी में चेक करते हैं, हमारे पास टीएलसी या वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो होती है 4000 से लेकर 10,000 तक, ये क्या है नॉर्मल है। अब नॉर्मल ये जब हमने ब्लड लिया तो इसमें वाइट ब्लड सेल्स आए, मतलब ये है कि हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है इसमें वाइट ब्लड सेल्स जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं, वो मौजूद है। तो जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एंटर होगा बॉडी में, तो बॉडी उसके खिलाफ क्या करेगी, वो यही टीएलसी जो हमारे पास, फिर उसको डिवाइड किया जाता है टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स में। ये हमारे पास क्या है, ये रेजिस्ट करेगा बैक्टीरिया के खिलाफ। लेकिन अगर बैक्टीरिया की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई या वो पावरफुल थे, तो फिर ये कंप्रोमाइज़ होंगे, वो बैक्टीरिया अंदर आएगा। मतलब ये जिस तरह हमारे पास होती है नंबर गेम्स हैं कि हमारे पास अगर बैक्टीरिया की तादाद 5 थी और यहाँ पे हमारे बॉडी में तादाद 3 थी, तो ये 5 क्या करेंगी, ये इन 3 को मारेगी या इसके ऊपर हावी होंगे। जिस तरह आम जिंदगी में हमारे पास है कि एक तरफ 10 बैट्समैन है और दूसरी तरफ 2 बैट्समैन है, तो जाहिर सी बात है 10 बैट्समैन जो है वो ज़्यादा रन्स बनाएंगे अगर इन दोनों की क्वालिटीज़ एक जैसी है। तो इसी तरह जब ये लोग एंटर हो गई बॉडी में, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, हमें बाहर से फोर्स लेनी पड़ती है, जो हमारे पास क्या है एंटीबायोटिक्स है। ये जब भी आएंगे हमारे पास, ये 6 क्वांटिटी में जब ये आए, तो 6 ये तो 3 ये, अब बॉडी की अपनी थी, इन दोनों ने क्या किया, बैक्टीरिया को किल कर दिया या उसकी जो ग्रोथ थी उसको स्टॉप कर दिया। तो इसी वजह से हम क्या लेते हैं, हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अब ये सारी तैयारी हम किसके खिलाफ कर रहे हैं, हम बैक्टीरिया के खिलाफ कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया के हमारे पास जो टाइप्स है वो कितने हैं। बेसिकली हमारे पास बैक्टीरिया होती हैं एक ग्राम पॉजिटिव और दूसरे हमारे पास है ग्राम नेगेटिव। अब ये दोनों टाइप्स के बैक्टीरिया हमारे पास क्या है, जिस तरह हम कल्चर लेते हैं हमें पता चलता है कि किस टाइप की जो हमारे पास है बैक्टीरिया मौजूद है। लेकिन हमारे पास जो ज़्यादातर रिस्पायरेटरी ट्रैक होती हैं, ठीक है, अपर रिस्पायरेटरी हो गई, लोअर रिस्पायरेटरी हो गई, ठीक है, उसमें और ख़ासकर हमारे पास जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है
उसमें जो बैक्टीरिया ज़्यादातर कॉमनली पाया जाता है वो ग्राम पॉजिटिव होता है, GU। इनमें जो कॉमन पाया जाता है वो ग्राम नेगेटिव होता है। इसके बाद हम डिवाइड करते हैं बैक्टीरिया की क्वालिटीज़ को कि हमारे पास बैक्टीरिया की क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। अब हमारे पास क्वालिटी के बेस पे हमारे पास दो किस्म की बैक्टीरिया है। एक को हम कहते हैं एरोबिक, दूसरा हमारे पास होता है एनएरोबिक। ये हम मैट्रिक और FSC में जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एरोबिक कौन सी बैक्टीरिया है और एनएरोबिक। तो हमारे पास एरोबिक बैक्टीरिया वो है जो डिपेंडेंट होती है ऑक्सीजन के ऊपर। मतलब ये है कि उसके सर्वाइवल के लिए अगर उसने वहाँ पे ज़िंदा रहना है तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। मतलब ये रेस्पिरेटर ट्रैक है ना, जिसमें ऑक्सीजन मिलती है तो वहाँ पे ये सर्वाइव कर सकते हैं। हमारे पास GI ट्रैक में है, हमारे पास ब्रेन में है, या हमारे पास जो कार्डिक एरियाज़ है या एब्डोमिनल एरिया, उसमें ऑक्सीजन पहुँचती है। तो ये वहाँ पे जो कॉमनली बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे पास एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। कुछ बैक्टीरिया दूसरी क्वालिटी, हमारे पास बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरियाज मौजूद हैं जो क्या कर सकते हैं, जिसको ज़रूरत नहीं होती ऑक्सीजन की। वो आपके जहन में होगा कि ऐसी कौन से बैक्टीरियाज हमारे पास मौजूद हैं। तो हमारे पास वो बैक्टीरिया जिस तरह गैंग्रीन है, या हम कहते हैं कि हमारे पास जो नेक्रोसिस है वो टिश्यूज़ के स्टार्ट हो गई। मतलब यह है कि ये हमारे पास क्या है, टिश्यू है, इसकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो गई, ये ब्लैक होना शुरू हो गया। अब ये ब्लैक होना शुरू हो गया तो मतलब यह है कि इसकी तरफ सप्लाई क्या है, वो कम हो गई है, ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे भी सर्वाइव जो करेगा वो वही एनएरोबिक बैक्टीरिया होगा। ख़ासकर हमारे पास जो गैंग्रीन में होती है उसमें जो सर्वाइव करती है उसी बैक्टीरियाज ऑक्सीजन की डिमांड उसको नहीं या ज़रूरत नहीं होती, तो उस बैक्टीरियाज को हम कहते हैं एनएरोबिक बैक्टीरियाज। अब जैसे हम एंटीबायोटिक की स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा या समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। आप लोगों को कम से कम समझना पड़ेगा कि हमारे पास बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया ये हमारे पास 100 ऑफ ईयर्स पुरानी है। 100 ऑफ ईयर्स जो है क्या है, पुरानी है। अब जिस तरह हमारे पास 1920 में जो है पहला एंटीबायोटिक आया पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन इसके खिलाफ जो है बेहतरीन काम कर रहा है। जिस तरह इंसान अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है, जो चीज़ें उसको ख़तरनाक लगती है उससे क्या करता है, उससे प्रोटेक्शन करने के लिए चीज़ें यानी जो स्टेप्स उठाने पड़े वो उठाता है। सेम वैसे हमारे पास बैक्टीरिया का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी अपने सर्वाइवल के लिए प्रोटेक्शन करता है। जिस तरह हमारे पास क्या थी, पहली 1920 में पेनिसिलिन जो है उसके खिलाफ बेहतरीन काम कर रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ, बैक्टीरिया ने क्या बनाया, एक एंजाइम्स बनाई जिसका नाम है पेनिसिलिनेज। उसने प्रोटेक्शन यानी अपने आप को पेनिसिलिन से बचाने के लिए उन्होंने एक एंजाइम बनाई जिसे पेनिसिलिनेज जो है कहा जाता है, जिसके बेस पे इंसुलिन क्या हो गई, वो बेकार हो गई। इसी तरह हम जब भी यानी पेशेंट हमारे पास आता है, हमें न्यू एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना चाहिए, लेकिन वो बहुत एहतियात से। मतलब यह है कि पेशेंट को कम से कम हमें सबसे पहले पेशेंट को डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक पेशेंट डायग्नोज ना हो जाए, ऐसी एंटीबायोटिक्स देना जो है वो क्या है, वो पेशेंट के लिए ख़तरनाक होता है। अब आप कहेंगे कि भाई पेशेंट की हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास कौन सी क्या है बैक्टीरिया है हमारे पास। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक टेस्ट होती है जिसे हम कहते हैं CS। मतलब ये C का मतलब होता है कल्चर और उसका मतलब होता है सेंसिटिविटी। कल्चर का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया हमारे पास ग्राम पॉजिटिव, मतलब ये कौन से कल्चर से यानी कौन से जो हमारे पास ग्रुप है बैक्टीरिया उससे ताल्लुक़ रखती है। सेंसिटिविटी का मतलब यह होता है कि कौन सा मेडिसिन इसके ऊपर सेंसिटिव होगा, मतलब ये इसके ऊपर काम करेगा। तो पेशेंट के लिए एक पेशेंट है इन्फेक्टेड है, उससे पस ले लो, पस के CS कर लो। आप CS जो है पस के कर सकते हो, आप ब्लड के कर सकते हो, आप जो है यूरिन के कर सकते हो। ये सारे हमारे पास क्या है, यूरिन से आप एक पेशेंट है ठीक यूरिन नहीं हो रहा, उसके लिए यूरिन कल्चर करोगे। ब्लड का आप पेशेंट कहते हैं कि भाई मैं 10 साल से मुझे जो है वो टाइफाइड है। तो इस तरह जो हमारे पास गली मोहल्लों में जो हमारे पास टेस्ट होते हैं कि भाई टाइफाइड आपने क्या विडाल, ये दुनिया में 10 साल पहले ख़त्म हो चुके हैं।
फिर भी लोग करते कि भाई मुझे 1 साल से टाइफाइड है। भाई टाइफाइड हमारे पास 1 साल से नहीं होता। यहाँ पे कम से कम चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि भाई अगर आप 10 साल तक आपके जहन में टाइफाइड है तो एक दफ़ा जाओ अपना ब्लड कल्चर करवाओ, आपको पता चलेगा कि भाई आपको टाइफाइड है या नहीं है। तो यहाँ पे कम से कम ज़रूरी है कि जब भी हम न्यू एंटीबायोटिक्स को एडॉप्ट करते हैं या पेशेंट को लगाते हैं तो उससे पहले हमारे पास CS करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे पास जितनी आप क्या करोगे, पेशेंट को एंटीबायोटिक लगाओगे, पेशेंट की बॉडी क्या करेगी, वो बैक्टीरिया उससे रेजिस्टेंस के लिए एंजाइम्स बनाएगा, जो फिर बाद में वही एंटीबायोटिक दोबारा काम नहीं कर। अब कम से कम यानी जितनी भी लोग हैं वो एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए कम से कम ये बातें जहन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास ये कि कम से कम आपने पेशेंट को बताना है कि जो एंटीबायोटिक होता है वो हर चीज़ के ख़िलाफ़ काम नहीं करता। हर एंटीबायोटिक का अपना काम होता है, मतलब ये है सर्टन बैक्टीरियाज़ के ख़िलाफ़ काम करता है। तो जब भी आप एंटीबायोटिक यूज़ करो उससे पहले आपको क्या टेस्ट है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट करोगे, कल्चर करोगे, उसके बाद आपने एंटीबायोटिक्स यूज़ करना है। इसके अलावा जो है पेशेंट का आपने दूसरा बताना है कि भाई बैक्टीरिया क्या कर सकती है। बैक्टीरिया जो है इसके ख़िलाफ़ स्ट्रेन, जब भी आप दोबारा मेडिकेशन लोगे तो इसके ख़िलाफ़ जो है स्ट्रेन, मतलब ये है कि उसको रेजिस्टेंस के जो है बना सकता है। या अगर आप नेक्स्ट टाइम इसको लोगे, दोबारा आप मेडिसिन लोगे, दोबारा इसके डोज लोगे, तो हो सकता है इसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो। इसी वजह से क्या कि आप तब यूज़ करो जब इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तब यूज़ करो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आप एंटीबायोटिक की जगह एंटीफायरेटिक या एंटीहिस्टामिन यूज़ करो। पेशेंट को आपने बताना है कि मतलब ये है कि आपने जब भी अगर स्टार्ट लिया तो आप फुल कोर्स इस्तेमाल करोगे। मतलब ये जो हमारे पास 7 दिन 14 दिन की जो मेडिसिन है वो यूज़ करोगे। दरमियान में 1 दिन के लिए एक टेबलेट लोगे तो इससे पेशेंट को रेजिस्टेंस, मतलब ये उस एंटीबायोटिक दोबारा काम नहीं करे, रेजिस्टेंस बनेगा। इसलिए आप जब भी यूज़ करो फुल कोर्स यूज़ करो। साथ में अपने पेशेंट को कहना है कि एक दफ़ा हो सकता है एंटीबायोटिक आप, ये हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जब भी आप एंटीबायोटिक यूज़ करते हो। सर्टन टाइप ऑफ एलर्जीज़ जो है पेशेंट को हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, उससे वर्टिगो हो सकता है। ये हमारे पास कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है जिसका आप यूज़ करने से पहले आप पेशेंट को ज़रूर बताएं। ये आज हमारी लेक्चर की समरी है कि आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज़म, उसके टाइप्स हमने पढ़े। उसके बाद हमने एंटीबायोटिक्स को किस तरह यूज़ किया जाता है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। फिर हमने जो एंटीबैक्टीरियल है उसके क्लासिफिकेशन हमने पढ़े कि कौन कौन से सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर कौन से हमारे पास, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर कौन से हैं, डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर हमारे पास कौन से हैं। फिर हमने मैकेनिज़्म ये बयान की कि हमारे बॉडी में बेसिकली बैक्टीरिया एंटर किस तरह हो सकता है और हमारी बॉडी रिस्पॉन्स किस तरह करती है। फिर हमने इसके बाद पढ़ा कि हमारे पास बैक्टीरिया और जो हमारे पास रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक है ये क्यों होता है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ये समझने की कोशिश की बेसिकली हम एंटीबायोटिक्स लेते क्यों है। इसके बाद हमने कहा, लास्ट में हमने कुछ गाइडलाइंस बताए कि हमारे पास कि जब भी एंटीबायोटिक को हम यूज़ करेंगे हम प्रॉपर यूज़ बेसिकली किस तरह करेंगे। तो ये आज हमारी लेक्चर की समरी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा पेनिसिलिन पूरे ग्रुप के ऊपर कि बेसिकली थेराप्यूटिक यूज़, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, ड्रग कौन कौन से है उसमें और डोसेज कितनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या आपको इस पता लगता है कि इसमें इंफॉर्मेशन है, बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए, तो कम से कम आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर लेक्चर आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहे।